अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारा जो दूसरा सेशन दूसरे टेस्ट के लिए जो रिवीजन सिलेबस हमारा हम कवर कर रहे हैं, दैट वाज लेबर कॉस्टिंग एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। कल हमने लेबर कॉस्टिंग पे डिस्कशन की थी, उसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स थे जो एग्जामिनेबल हैं लर्निंग कर्व के अलावा, उनको हमने कल कवर किया था। लर्निंग कर्व जैसे हमने पढ़ते हुए भी डिसीजन मेकिंग के साथ ही उसको कवर किया था, तो रिवीजन में भी हम इसको डिसीजन मेकिंग के साथ ही रखेंगे। तो फ़िलहाल कल हमने उसके अलावा बाकी कॉन्सेप्ट का रिकैप किया था। किसी बच्चे के जहन में लेबर कॉस्टिंग को लेके कोई सवाल, क्योंकि कल हमारी क्लास लाइव नहीं हो पाई थी, ऑनलाइन क्लास थी, तो किसी कोई एरिया कोई एस्पेक्ट आपके जहन में ऐसा हो जो हमें मज़ीद टच करने की ज़रूरत है तो पूछिए जी। एनी क्वेश्चन? क्योंकि डेफिनेटली मैं अपनी असेसमेंट, अपनी जजमेंट के मुताबिक जो एस्पेक्ट मेरे जहन में आते हैं रेगुलर क्लास की डिस्कशन से, पास पेपर की डिस्कशन से जो हमने कवर किए होते हैं, उनको मैं कोशिश करता हूँ समराइज वे में आपसे एक ओवरव्यू के अंदाज में डिस्कस कर लिया जाए, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और आपको अपनी प्रैक्टिस करते हुए पास पेपर की उनमें थोड़ी आसानी हो जाए। इसी तरह अब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर पे ज़रा नज़र डालते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर प्रीवियसली तो कोई बहुत ज़्यादा अहम नहीं होता था, बड़ा रेयर इसकी अपीयरेंस एग्जाम में आती थी, लेकिन रिसेंट ट्रेंड में हम देखते हैं कि एग्जामिनर ने इसका वेट एकदम बढ़ा दिया है। पिछली 5 में से 4 अटैम्प्ट में ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन पर सवाल आया, और 4 में से 2 दफ़ा सेक्शन बी में और 2 दफ़ा सेक्शन ए में। कहाँ पे पीछे था कि सवाल आता ही कोई 3-4 अटैम्प्ट के बाद एक दफ़ा था, और अब 5 में से 4 दफ़ा सवाल आ चुका है। और इसकी वजह मैंने शायद आपको बता दी कि एग्जामिनर को जहाँ पे सेंस हो कि बच्चा सिलेक्टिव हो रहा है, मे बी यहाँ पे उसने एक दफ़ा सवाल दिया तो उसको फील हुई कि बच्चों ने ये सिलेक्शन में ये चैप्टर पे अहमियत कोई ज़्यादा नहीं दी, तो उसके बाद उसने फिर इसको एक रेगुलर फीचर अपनी सिलेबस का बना लिया है, टेस्टिंग का बना लिया। अब हो सकता है हर 2-3 अटैम्प्ट के बाद कोई एक दफ़ा स्किप जैसे यहाँ पे हुआ तो हो, अदरवाइज यू शुड बी कंसिडरिंग कि भैया एक रेगुलर फीचर हमारे सिलेबस का रहने वाला है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर को जनरली एक दिखने में आसान आपको इसलिए फील होता है कि आप लोग इसको अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पढ़ के आए हुए हैं, सारी इसके प्रिंसिपल लगभग आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़े होते हैं। लेकिन जो चैलेंज आ जाता है जिसको बच्चा फील नहीं कर पाता, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ते हो ना, किताब पढ़ते हो, लेक्चर सुनते हो, आपको लगता है कि ये तो सारी बातें हमने इंट्रो में कहीं ना कहीं पढ़ी हुई हैं, लेकिन फ़र्क पैदा होता है जब आप इसके पास पेपर क्वेश्चन देखते हो। टेस्टिंग का अंदाज जो अकाउंटिंग में रहा है और टेस्टिंग का अंदाज जो कैफ 3 में आता है इसका, वो बड़ा पोल्स अपार्ट है। और हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्वेश्चन जब क्वेश्चन हमें आता है तो अक्सर ये चैलेंजिंग क्वेश्चन बन के हमारे सामने आता है एग्जाम में। उसकी वजह मैं फिर कह रहा हूँ, एक तो बच्चों का फोकस इस पर कम रहता है कि ये अकाउंटिंग में पढ़ा था तो ये तो वही चीज़ है, इस वजह से प्रैक्टिस कम होती है, और अक्सर बच्चे सिलेक्टिव होने की वजह से इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे होते, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही होती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको तवज्जो से इस चैप्टर को आपने इसको कवर किया हो तो उतना चैलेंजिंग ये चैप्टर है नहीं। इसमें हम ओवरव्यू अगर लें, इसमें क्या क्या प्रिंसिपल हैं और क्या क्या टेक्निक्स हैं जो हमें आनी चाहिए, जो इसमें टेस्ट की जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम इन्वेंट्री की बात कर लें। हमारे पास इन्वेंट्रीज में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स होते हैं। इस चैप्टर में वर्क इन प्रोसेस की तो बात बिल्कुल नहीं की जाती, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस की बात की जाती है हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग में, ठीक है। इस चैप्टर में अगर डिस्कशन होगी तो वो रॉ मटेरियल की बात होगी, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन की बात होगी, फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन की बात होगी, एंड स्टोर्स एंड स्पेयर की वैल्यूएशन की बात होगी। और जब हम बात करें रॉ मटेरियल और स्टोर एंड स्पेयर, हम पढ़ चुके हैं कि इनकी वैल्यूएशन का प्रिंसिपल एक ही होता है, दोनों में कॉस्ट जो है एक ही तरीके से कैलकुलेट की जाती है। हाँ, फिनिश गुड्स का इशू फर्क है, क्योंकि फिनिश गुड में रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल हो रहा है, लेबर भी इस्तेमाल होती है और ओवरहेड्स भी, तो इसकी कैलकुलेशन में रॉ मटेरियल कॉस्ट के अलावा लेबर एंड ओवरहेड को भी शामिल करना पड़ता है, तो उसकी तरह थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है। और हमें एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हुए हैं, यूजुअली इसके नाम से क्वेश्चन आता तो नहीं, लेकिन आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्वेश्चन इसके रेफरेंस से भी आए हुए हैं, इसके रेफरेंस से भी आए हुए हैं। ये तो जैसे मैंने कहा प्रोसेस कॉस्टिंग में एड्रेस हो जाता है, इसके रेफरेंस से हमें क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ आ भी जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वही असूल जो यहाँ पे लगते हैं वो सारे के सारे असूल स्टोर्स एंड स्पेयर पे भी एप्लीकेबल है। हमने इन्वेंट्री के बारे में बेसिक असूल पढ़ा हुआ वैल्यूएशन के बारे में, जैसे चैप्टर का नाम वैल्यूएशन है, तो हमने पढ़ा हुआ जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री की वैल्यू ली जाती है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी। फिर हमने कॉस्ट के रेफरेंस से डिस्कशन की हुई है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट,
कैसे ली जाती है, ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट क्वेश्चन में टेस्ट हुआ हुआ है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या आइटम्स शामिल होती हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट में शामिल होती हैं प्राइस पेड टू सप्लायर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल आल्सो इंक्लूड इंपोर्ट ड्यूटीज, टैक्सेस अदर देन रिकवरेबल या रिफंडेबल, ट्रांसपोर्ट इनवर्ड कॉस्ट, हैंडलिंग एंड अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द परचेज ऑफ गुड्स, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट्स एंड अदर सिमिलर आइटम आर डिडक्टिंग इन डिटर्मिनिंग द कॉस्ट। हमें मटेरियल खरीदा गया और कहा गया इसकी वैल्यू बताओ, तो हमने उस मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है पहले, फिर हमने उस मटेरियल की एनआरवी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जो मटेरियल हम सप्लायर से खरीदते हैं उसकी कॉस्ट कैसे मेजर की जाएगी। उसकी कॉस्ट की कैलकुलेशन में सप्लायर को जो पेमेंट हुई वो भी आती है, हमने ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड पे की वो भी आती है, हमने ट्रांजिट इंश्योरेंस पे की वो भी आएगी, कोई ड्यूटीज पे की हैं, टैक्सेस पे की हैं जो रिकवरेबल नहीं है वो भी कॉस्ट में ऐड होंगे, और हैंडलिंग, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हैं, सप्लायर के गोदाम से लेके आपके गोदाम में पहुंचने तक जितना खर्चा रास्ते में लगा है वो सारा मटेरियल की कॉस्ट का हिस्सा बनता है। ये हमें IS 2 ने गाइडलाइन दी हुई है, अकाउंटिंग में पढ़ के आए हो, यही IS 2 यहां पे भी एप्लीकेबल है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज कैसे मेजर की जाती है, तो भाई जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज कैलकुलेट करने का तरीका यहां पे है वही तरीका स्टोर्स एंड स्पेयर पे है, जैसे मैंने बात की, क्योंकि ये भी मटेरियल परचेज फ्रॉम सप्लायर होता है, ये भी मटेरियल परचेज फ्रॉम सप्लायर होता है, सेम असूल है। वर्क इन प्रोसेस को भी हम डिस्कस नहीं करते, ये हम प्रोसेस कॉस्टिंग में डिस्कस कर लेंगे। फिनिश गुड्स की हम बात कर लेते हैं। फिनिश गुड में रॉ मटेरियल जो खरीदा वो इस्तेमाल होता है उसकी कॉस्ट आएगी, रॉ मटेरियल यूज की कॉस्ट आएगी, इसमें हम ऐड करते हैं लेबर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स ताकि हमें कॉस्ट पता लग सके गुड्स बनाने में खर्चा कितना आया। और ये भी हमने फिनिश गुड्स अकाउंट वर्क इन प्रोसेस के थ्रू फिनिश गुड की कॉस्ट निकालनी सीखी हुई है। तो हम वर्क इन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो गुड्स प्रोडक्ट फिनिश गुड्स पे ट्रांसफर होती हैं कॉस्ट के ऊपर, और तमाम कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में एक्यूमुलेट की जाती है। कैसे, वो हमने वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाना सीखा। मैं फिर यहाँ पे क्लियर कर दूं, वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन का पार्ट फर्क है, पार्शली कंप्लीट गुड्स की वैल्यूएशन का पार्ट फर्क है, वो हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में। लेकिन वर्क इन प्रोसेस जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है तो कहां ट्रांसफर होता है, फिनिश गुड में, वो कंप्लीट यूनिट्स है। कंप्लीट यूनिट्स की कॉस्ट हमारी इस चैप्टर की डिस्कशन में आ जाती है। ठीक है, जो कंप्लीट नहीं हुई प्रोडक्शन वो वर्क इन प्रोसेस प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ा जाएगा, और जो प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है वो वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट होकर फिनिश गुड को डेबिट हो रहा है, वो इस चैप्टर के स्कोप में आ रही है। हमने फिर एनआरवी की डेफिनेशन भी पढ़ी है। असूल है हर आइटम ऑफ इन्वेंट्री का आप कॉस्ट मेजर करो, हर आइटम ऑफ इन्वेंट्री की आप एनआरवी मेजर करो, और कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर उस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाते हैं। और एनआरवी कैसे मेजर की जाती है, अमाउंट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्पोजिंग ऑफ एन इन्वेंट्री इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लेस एनी फर्दर कॉस्ट दैट वुड बी इनकर्ड इन गेटिंग इट रेडी फॉर द सेल और डिस्पोजल। फाइनल सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट इनकर्ड टू कंप्लीट द सेल। इन सिंपल वर्ड्स ये है एनआरबी की डेफिनेशन, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट इनकर्ड टू कंप्लीट द सेल। एनआरबी इज यूजुअली हायर देन द कॉस्ट अनलेस प्रोडक्ट इज डैमेज्ड और ऑब्सोलीट। ये भी एक असूल याद रखिएगा, डैमेज और ऑब्सोलीट गुड की एनआरबी आपकी कॉस्ट से कम होती है, लेकिन किसी नॉर्मली फिनिश प्रोडक्ट की एनआरबी हमारी ज्यादा होगी उससे, कॉस्ट से। एनआरवी के रेफरेंस से एग्जाम फोकस पॉइंट जो याद रखना है, हमें माजी में ऐसे टेस्ट किया गया है कि हमें एक प्रोडक्ट की डिस्पोजल के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शन, मोर देन वन ऑप्शन हमें बताई गई हैं। फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है कि हमारे पास डैमेज इन्वेंट्री है, हम चाहें तो उसको एज डैमेज ही रिड्यूस वैल्यू पे बेच दें या उसको फुल प्राइस पे बेचें आफ्टर इनकरिंग रिपेयर कॉस्ट। हमें डैमेज इन्वेंट्री के रेफरेंस से ऐसे पास पेपर में सवाल मिलते हैं जहां पे हमें कहा जाता है भी उसको बेचने की दो ऑप्शन है। डैमेज है तो रिड्यूस वैल्यू पे बिक सकती हैं एज इज वेरियस बेसिस पे, डैमेज है तो रिपेयर करके फुल प्राइस पे बिक सकती हैं। अब इसका मतलब हमें एक आइटम को बेचने की दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। ऐसे केस में हम दोनों ऑप्शन में एनआरवी निकालते हैं और जो एनआरवी हाई होगी उसको कॉस्ट से कंपेयर करके विच एवर इज लोअर का असूल लगाएंगे। अब दो एनआरवी आ गई, पहले हम दो एनआरवी कैलकुलेट करते हैं, दोनों में जो हायर वैल्यू है उसको लेके हम कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। सो हायर एनआरवी वर्सेस कॉस्ट किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक असूल याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन में माजी में टेस्ट हुआ हुआ है। कॉस्ट के रेफरेंस से हमने फाइफो और एफको के असूल पढ़े हुए हैं।
और माजी में हमें सवाल जो आए हुए हैं स्टोर लेजर कार्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल आया हुआ है, फाइफो के ऊपर भी सवाल आया हुआ है, एफको में भी सवाल आया हुआ है, और हमारी किताब में इस पर कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन और पास पेपर क्वेश्चन अवेलेबल हैं। हमने इनको एग्जाम में डिस्कस भी किया हुआ है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एफको, और हमें परपेचुअल मेथड से स्टोर लेजर कार्ड मेंटेन करने पे क्वेश्चन आए हुए हैं। और इवन इफ़ आई रिकॉल करेक्टली रिसेंट टाइम में जो 18 नंबर का सवाल है वो भी शायद ऐसा ही है। स्प्रिंग 25 में 18 मार्क का जो क्वेश्चन इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे आया हुआ है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो वो भी स्टोर लेजर कार्ड ही है, जो कि एफको या फाइफो मेथड पे है। ठीक है, तो मैं इसका भी रिव्यू आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसमें नॉर्मली क्या की एडजस्टमेंट होती हैं जो हमें स्टोर लेजर कार्ड में या उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज के रेफरेंस से पूछा जाता है। स्टोर लेजर कार्ड और अकाउंटिंग एंट्रीज ये दो चीज़ें हैं जो हमें माजी में रेगुलरली आती हैं कि फाइफो के हिसाब से स्टोर लेजर कार्ड बनाए और इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज पोस्ट करें, एफको के हिसाब से स्टोर लेजर कार्ड बनाए और इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज पोस्ट करें। हमारी किताब में ये इलस्ट्रेशन भी हैं, पास पेपर क्वेश्चन भी हमें मिलते हैं इस एंगल पे। और फाइफो एफको के बेसिक प्रिंसिपल में मुझे नहीं लगता हमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए, इसलिए मैं उसकी कैलकुलेशन में उसकी डिस्कशन में नहीं जाता। मैं मेन जो टाइम आपसे लगाना चाहता हूँ वो ये स्टोर लेजर कार्ड में जो की एंट्रीज आती हैं, की एडजस्टमेंट आती हैं, उनको कैसे पोस्ट करना है, और स्टोर इन्वेंट्री से रिलेटेड हमें जो काउंटिंग एंट्रीज कहा जाता है, जो की एंट्रीज होती हैं वो जिसमें बच्चों को चैलेंज आता है वो क्या है। सबसे पहले हम फाइफो के रेफरेंस से बात करें। फाइफो में हमने असूल पढ़ा हुआ है कि हम हर परचेज की जो लॉट होती है उसको बैलेंस कॉलम में अलहदा रखते हैं और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के असूल के तहत चलते हैं कि हमने जो आइटम खरीदी पहले हमने उसको बैलेंस के कॉलम में सबसे ऊपर रखना होता है हमेशा, और जब हमने आइटम इशू करनी होती है तो सबसे पहली खरीदारी में से इशू करते हैं पहले। ये बेसिक असूल है। और इसका नतीजा क्या होता है कि ईयर एंड पीरियड एंड पे जब हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बचती है वो हमारी लेटेस्ट परचेजेज में से बचती है, क्योंकि पुरानी परचेजेज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इस्तेमाल हो चुकी हैं। जो चैलेंजिंग एंट्रीज एग्जामिनर हमें देता है क्वेश्चन में, जो हमें डिफरेंट पास पेपर क्वेश्चन में नजर आती हैं, इशू रिटर्न, आपने प्रोडक्शन को इशू किया, वहां से चीजें वापस आई, फाइफो के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। हाँ, अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रोडक्शन से वापस आई, अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो कस्टमर से वापस आई, एक ही बात है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल इशू करती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल इशू करती है कस्टमर को। जिस तरह अगर फॉल्टी मटेरियल प्रोडक्शन में चला जाए तो वहां से वापस आ जाएगा, या प्रोडक्शन से एक्सेस मटेरियल भी वापस आ जाता है कि हमने 500 यूनिट मंगा लिए थे, इस्तेमाल तो 450 हुए हैं, 50 वापस ले लो। कस्टमर्स को भी आप जो यूनिट्स बेचते हो अगर उनमें कोई फॉल्ट है, डिफेक्टिव है, वापस आ जाते हैं। तो इन शॉर्ट इशू की वापसी, इशू की वापसी कैसे रिकॉर्ड की जाती है। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव कॉलम की बात करें तो भाई हम इसको रिकॉर्ड करते हैं यूजुअली इशू के कॉलम में एज नेगेटिव फिगर, क्योंकि इशू के कॉलम ने हमने उसको रिकॉर्ड किया था, लेकिन इशू के कॉलम में ही वापसी लेते हैं हम, इशू के कॉलम में ही इसको एज नेगेटिव फिगर लेंगे। इशू की वापसी है तो उसको हम रिसीट के कॉलम में रिकॉर्ड यूजुअली नहीं करेंगे, क्योंकि रिसीट में हमारी परचेजेस का टोटल आ रहा होता है, तो इशू की वापसी हमारी परचेजेस में जाके कहीं ऐड ना हो जाए, इसलिए हम इशू की वापसी को इशू के कॉलम में ही नेगेटिव फिगर शो करते हैं कि भी हमने जो इशू किया था कंजम्पशन में डाले थे, कंजम्पशन से वापस हो गए, कंजम्पशन हमारी रिड्यूस होगी, सो नेगेटिव फिगर इन द इशू कॉलम। ये तो होगी बात जनाब आपकी क्वांटिटी कहां जानी है। दूसरी चीज आती है रेट, किस रेट पे वापसी लेनी है। असूल इज वेरी सिंपल, जिस रेट पे इशू किया था सेम रेट, यूजिंग द रेट एट विच द इशू वाज ओरिजिनली मेड। जिस रेट पे इशू किया था उसी रेट पे ही चीज वापस ली जाती है। प्रोडक्शन को इशू किया था, कस्टमर को इशू किया था, हमें बताया जाता है अभी फलानी तारीख के इशू में से वापसी हो रही है, बताया जाता है तो फलानी तारीख का रेट आपको पता है, उस पर ले लो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या अज्यूम करते हैं, जो मोस्ट रीसेंट इशू था उसमें से वापसी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बता दे जी 15 तारीख के इशू में से वापसी है तो 15 तारीख के इशू के रेट पे वापसी ले लो। और क्वेश्चन अगर नहीं बताता, वो कहते हैं जी यूनिट्स वापस आए हैं, तो भाई आखिरी इशू कब किया था वापसी से पहले, वो 16 को किया था, 17 को किया था, जब इशू किया था आखिरी उसमें से वापसी ली जाती है। तो एनीवेज रेट हमने कहां से लेने हैं वो बता दिया आपको, और यूनिट्स हमने कहां पोस्ट करने ले लिया। अब तीसरी बात आती है बैलेंस कॉलम की अपडेशन। इश्यूज की वापसी फाइफो में हमेशा हमारे बैलेंस कॉलम में सबसे ऊपर आएगी, क्योंकि हमारे इशू में जो यूनिट्स गए हुए थे हमारे सबसे पुराने यूनिट्स थे ना, तो सबसे पुराने यूनिट्स हमने सबसे पहले इशू करने हैं दोबारा,
और जो सबसे पहले इशू कर रही है वो बैलेंस कॉलम में सबसे ऊपर रखे जाते हैं। तो इशू की वापसी कहां पे करनी है प्रेजेंट, किस रेट पे प्रेजेंट करनी है और बैलेंस कॉलम में कैसे अपडेट करना है, ये बात होगी। फिर बात का जो डिफेक्टिव इश्यूज आते हैं उनके बदले में रिप्लेसमेंट इशू करनी होती है। डिफेक्टिव यूनिट वापस आए, उनको हमने रिसीव किया और उनकी जगह रिप्लेसमेंट इशू करनी होती है, ठीक है। एक तो है एक्सेस वापस आए, एक्सेस वापस आए तो मैंने बता दिया बैलेंस कॉलम में ऊपर डाल दो। डिफेक्टिव वापस आए, रिसीव तो आपने कर लिए, उनके बदले अब आपने नए इशू करने हैं, रिप्लेसमेंट इशू टू प्रोडक्शन और कस्टमर फॉर डिफेक्टिव यूनिट्स, ये वापसी हुई इनकी इशू करने हैं। तो इसका असूल बड़ा सीधा है, जैसे एक नॉर्मल इशू डालते हैं इसके रिकॉर्डिंग बिल्कुल वैसे ही है। आपने इसको एज न्यू यूनिट इशू करने हैं, एज न्यू यूनिट इशू करेंगे, रिकॉर्ड इन द इशू कॉलम यूजिंग द रेट फ्रॉम द लॉट एट द टॉप ऑफ द ओल्डेस्ट। यह ध्यान में रखिएगा, आपने जब भी रिप्लेसमेंट इशू करनी है, रिप्लेसमेंट आप इशू करेंगे नॉर्मल इशू की तरह, मतलब इसमें कोई नई बात नहीं है। इसका बता दिया, इसमें चैलेंज आता है रेट का, इसमें चैलेंज आता है कॉलम जिसमें रिकॉर्ड करना है। तो कॉलम हमने डिसाइड कर लिया, इशू के कॉलम में नेगेटिव फिगर, रेट हमने बात कर ली, जिस रेट पे इशू हुआ था वो, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। जैसे हम नॉर्मल इशू करते हैं, फर्स्ट टाइम इशू जैसे किया था वैसे ही रिप्लेसमेंट इशू करते हैं। इसमें हमने पुराने जिस रेट पे वापसी आई है उस रेट पे इशू नहीं करना, इस इशू को हमने ट्रीट करना है एज नॉर्मल इशू, जैसे हम फर्स्ट टाइम किसी कस्टमर को इशू कर रहे हैं। ये रिप्लेसमेंट भी उसी तरह इशू की जाती है, इसमें इशू कॉलम में रिकॉर्ड होगा और हमारा जो नॉर्मल तरीका है रेट की सिलेक्शन का, उस तरीके से रेट लिया जाता है। रिटर्न टू सप्लायर, हमने मटेरियल जो हमें प्रोडक्शन से वापस आया अगर वो डिफेक्टिव है तो हमें उसको सप्लायर को वापस भेजना होता है। सप्लायर की वापसी, सप्लायर से जब मटेरियल हमें मिला था हमने कहां रिकॉर्ड किया था, रिसीट में। तो अब ये सप्लायर को वापस जा रहा है ना, ये भी रिकॉर्ड होगा रिसीट में, लेकिन अब नेगेटिव है। किस रेट पे, जिस पे सप्लायर से खरीदा था, जिस पे सप्लायर से खरीदा था उसी रेट पे हम सप्लायर को वापस करते हैं। हमें यूजुअली बताया जाता है कि आपने सप्लायर से किस रेट पे माल लिया था, कि फलानी तरीक की परचेज में से ये वापसी है, फलानी तरीक की परचेज में से वापसी है, तो हम उसको उसी रेट पे वापस करते हैं सप्लायर को। और बैलेंस कॉलम में जिस लॉट में से माल वापस गया है उस लॉट को अपडेट करते हैं। अब ये इशू नहीं है कि FIFO के ऊपर चलेगा। रिटर्न टू सप्लायर इज नॉट इशू जिसमें हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो कर रहे हैं। रिटर्न टू सप्लायर है लॉट नंबर 1 2 3, लॉट नंबर 3 में से वापसी हुई, तो लॉट नंबर 3 में से निकलेंगे वो, रेट भी उसी का, यूनिट्स भी उसी का। हमारे पास बैलेंस कॉलम में 1 2 3 जगह हमारे यूनिट्स बटे हुए हैं। हमें बताया जाता है भाई इस लॉट में से वापसी हुई है, तो जिस लॉट में से वापसी हुई है उसको अपडेट करेंगे। FIFO में तो सबसे ऊपर वाले में से यूनिट निकलते हैं, लेकिन डिफेक्टिव यूनिट जो सप्लायर को वापस जा रहे हैं हमें बताया जाता है किस लॉट में से वापसी है, उस लॉट को अपडेट किया जाता है। और इसी तरह सप्लायर से जब यूनिट वापस आएंगे, हमने डिफेक्टिव यूनिट सप्लायर को वापस किए, सप्लायर ने हमें उनको रिप्लेस करके नए यूनिट भेज दिए। तो भाई नए यूनिट्स को हमें यूजुअली यूनिट्स भेजे जाते हैं, उनका रेट वही होता है क्योंकि हमने खरीदे तो नए नहीं है ना, खरीदे तो पुराने ही हुए हैं। हमने खरीदे थे 10 रुपए पे, वापस किया 10 रुपए पे, रिप्लेसमेंट आई फिर 10 रुपए पे, रेट नहीं बदल जाता। जिस रेट पे खरीदे थे उसी रेट पे हम वापस करते हैं और उसी रेट पे हमें रिप्लेसमेंट मिलती है, रेट यहां पे नहीं बदलता। बहरहाल ये यूनिट हम रिसीट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे और ओरिजिनल परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे, और बैलेंस कॉलम में ये सबसे लास्ट पे आएंगे क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश यूनिट्स हैं, ये सप्लायर से हमें फ्रेश यूनिट्स आए हैं। यहां पे याद रखिएगा, प्रोडक्शन से जब वापस आते हैं यूनिट्स, ये फ्रेश यूनिट्स नहीं हैं, ये पुराने यूनिट्स से जो हमने प्रोडक्शन को दिए थे वापस मिले, इसलिए हम बैलेंस कॉलम में सबसे ऊपर रखते हैं, इनको दोबारा सबसे पहले इस्तेमाल करना है। ये हमारे जो यूनिट्स वापस आ रहे हैं ये सप्लायर से आ रहे हैं, ये फ्रेश यूनिट्स हैं, फ्रेश यूनिट्स हैं, सबसे नए यूनिट्स हैं, इनको हम बॉटम पर रखते हैं ताकि हम सबसे एंड में इनको इस्तेमाल करेंगे। ये जनाब हमारी स्टोर लेजर कार्ड के रेफरेंस से ये चैलेंजिंग एंट्रीज होती हैं जिसमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है कि किस कॉलम में किस रेट पे एंट्री डालनी है और बैलेंस कॉलम को कैसे अपडेट करने हैं। तो ये आपकी हमारी किताब में भी समरी अवेलेबल है और मैंने ये समरी आपके पास यहाँ पे डिस्कशन के लिए, रिवीजन के लिए यहाँ पे रखी कि चैलेंजिंग एरिया FIFO के रेफरेंस से क्या रहता है। सेम यही ट्रांजैक्शन एफको में भी चैलेंज का बाइस बनती हैं, वही ट्रांजैक्शन है कि इशू की वापसी हुई है। जी बेटा, सप्लायर को बेटा ये एरर्स की कहानी है, स्टोर लेजर कार्ड में इन एरर्स को हम अभी डील नहीं करेंगे। वैसे तो उसने जितने, अगर उसने 20 हमें दिए हैं तो 17 तो रिप्लेसमेंट है, तो 17 आप में ले लो।
अब 3 आपकी एक सॉर्ट ऑफ फ्रेश परचेज है, उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ गाइडलाइन दी जाएगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ गाइडलाइन आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये एक एरर है, या तो परचेज देगा तो रेट बताएगा, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और मैंने जैसे आपको पहले बात की हुई है कि अगर वाली चीज़ों में अपना टाइम कम लगाया करो, क्योंकि आपने अगर तो सोच लिया कि अगर 20 आ जाए, तो अब आपने ये नहीं सोचा जब वो 20 वापस कराएगा तो साथ मजीद क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जाएगी। यूजुअली क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी इस तरह की चीज़ों से डील करने के लिए, लेकिन आप जब अगर लगाते हो तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचते नहीं हो, परेशानी में अपना टाइम काफ़ी ज़ाया कर लेते हैं। तो इस चीज़ से बेटा थोड़ा सा अवॉइड करें। मैंने पहले कहा, फिर रिमाइंड करा दूं कि ये जो क्वेश्चन प्रिंटेड आपके सामने आए बेटा उस पर सिर खपाई करें, खुद किसी सवाल को अमेंड करके उस पर सिर खपाई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सवाल अमेंड करने से हो सकता है डूएबल ना रहे, हैंडलेबल ना रहे, तो उसको अवॉइड करें उस एक्टिविटी को, ठीक है बेटा। तो एवको में इशू रिटर्न सेम, प्रोडक्शन से वापस आए या कस्टमर से वापस आए, कहां रिकॉर्ड होगा? बैलेंस कॉलम में। किस रेट पर रिकॉर्ड हो? बैलेंस कॉलम में, सॉरी, रिकॉर्ड होगा इशू में एज नेगेटिव। इशू में एज नेगेटिव होगा किस रेट पे? जिस रेट पे ओरिजिनली इशू हुआ था। इशू रिटर्न जिस रेट पे इशू हुआ था उसी रेट पे वापस आएगा, और गाइडलाइन फिर वही है, यह एग्जामिनर बताएगा कौन से दिन का माल वापस आया है, नहीं बताया तो लेटेस्ट इशू, ठीक है। सो इशू कॉलम में नेगेटिव और रेट कौन सा लेने हैं जिस पे इशू हुआ था। अच्छा, यहां पे अब ख्याल करना है कि ये एवको मेथड है। एवको मेथड में मैंने इशू किया था यहां पे, और यहां से यहां तक आते आते रेट बदल चुका होता है, और मैंने वापसी की पुराने रेट पे। तो हमने जब पुराने रेट पे वापसी ली तो एवरेज बैलेंस, एवरेज रेट अब आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस कॉलम में रेट कुछ और आ रहा है, अब आपकी वापसी किसी और रेट की होगी है, आपका एवरेज रेट यहां पे अपडेट हो जाता है। नॉर्मली हम एवरेज रेट अपडेट करते थे रिसीट आने पे, परचेज पे, लेकिन इस केस में इशू की वापसी पे भी एवरेज रेट आपका चेंज होगा, अपडेट होगा, ठीक है जी। यहां पे यूनिट्स की प्लेसमेंट का सवाल नहीं है, यूनिट तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन एवरेज रेट अपडेट होगा। फाइफो में यूनिट्स इकट्ठे नहीं होते, हर यूनिट अलग-अलग पड़े रहते हैं। तो वहां पे हमने कहा था जी इशू वापसी है सबसे ऊपर रख दो, जिस रेट पे आए उसी पे रख दो, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, हमें एवरेज रेट को अपडेट करना पड़ता है। इशू से वापस आए, उसकी जगह रिप्लेसमेंट इशू की। अब रिप्लेसमेंट इशू जैसे फाइफो में हमने बात की थी, इट विल बी कंसिडर्ड अ न्यू इशू। आपने यहां पे रेट अपडेट कर दिया, अब जब आपने इशू करना है तो नए रेट, जो लेटेस्ट रेट चल रहा है उस पर इशू करना है अभी आपने। अब ऐसा नहीं है कि जिस रेट पे वापसी ली थी उसी रेट पे इशू करना है, वो सिर्फ सप्लायर के साथ कहानी होती है, जिस पे खरीदा था उसी पे वापस करना है। यहां पे ऐसी कोई कहानी नहीं है, वापसी ले ली, उसके बाद जब इशू करने हैं तो ये बिल्कुल फ्रेश इशू की तरह रिकॉर्ड किया जाता है, जो लेटेस्ट एवरेज रेट चल रहा है उस पर आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। रिकॉर्ड द इशू कॉलम यूजिंग द रेट फ्रॉम द टॉप लॉट एट द टॉप। ये तो गड़बड़ होगी, ये तो फाइफो वाली कहानी आ गई, ये तो फाइफो की केस क्यों आ गया यहाँ पे? ये तो फाइफो वाली कहानी आ गई भाई, ये गलत लिखा हुआ ना। ये इसको हम जरा सा सही पढ़ने की कोशिश करें। सही कहाँ पे मिलेगा मुझे? मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में जाऊँ, वहाँ पे मुझे शायद सही मिला। मुझे लगता है कॉपी पेस्ट यहाँ पे स्लाइड बनाते हुए मुझे गलती हो गई है, तो लेट्स सॉर्ट इट आउट। हम एवको डिस्कस कर रहे हैं, और एवको हमारा पड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। बिल्कुल ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 में इट्स गुड कि आप लोगों को याद है, ये जनाब बात पड़ी हुई है, लेकिन ये शायद कंप्लीट नहीं है। तो एनीवेज यहाँ पे क्या है जी, हमने रिटर्न टू, ये कंप्लीट क्यों नहीं है? ये एंट्रीज हमारी कंप्लीट क्यों नहीं हैं? अच्छा चलें, पहले इनको यहां से हम डिस्कस कर लेते हैं। इशू की वापसी हमने कहा जी, शोन एज नेगेटिव फिगर इन द इशू कॉलम यूजिंग द रेट एट विच द इशू ओरिजिनली मेड, अपडेट द बैलेंस कॉलम एंड अपडेट द रेट। रिटर्न टू सप्लायर, जब इशू की आप सप्लायर को वापसी हो रही है, ये ख्याल कीजिएगा सप्लायर की वापसी है। शोन एज नेगेटिव फिगर इन द रिसीट कॉलम यूजिंग द रेट एट विच द मटेरियल वाज ओरिजिनली परचेज, अपडेट द बैलेंस कॉलम एंड एवरेज रेट। रिप्लेसमेंट सप्लायर से अगर आएगी तो रिकॉर्ड इन द रिसीट एट द ओरिजिनल रेट ऑफ परचेज, अपडेट द बैलेंस कॉलम एंड एवरेज रेट, ठीक है जी।
इसमें दो ट्रांजैक्शन जो वहाँ पे मैंने ऐड की हुई है वो यहाँ पे स्किप हो रही हैं, मैं उनको ज़रा जाके वहीं से हम दोबारा उसको रेक्टिफाई करके उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने वहाँ पे गलती हमसे है उसको यहीं पे मुझे लगता है दुरुस्त करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने कहा जी अगर आपने प्रोडक्शन को इशू करने हैं तो इसको मैं सिर्फ यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ, जस्ट लाइक फ्रेश इशू, रिकॉर्ड लाइक फ्रेश इशू, बल्कि रिकॉर्ड की जगह मैं ट्रीट लाइक अ फ्रेश इशू। ठीक है जी, ये है ट्रीट लाइक फ्रेश इशू। फ्रेश इशू आपको पता है जो मोस्ट रिसेंट एवरेज रेट आ रहा है उस पर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो आपने रिप्लेसमेंट भी इशू करनी है तो एज फ्रेश इशू रिकॉर्ड करनी है। रिटर्न टू सप्लायर, इसकी बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि सप्लायर को जो रिटर्न जाती है किस रेट पे जाती है, सप्लायर को जो रिटर्न जाती है एट ओरिजिनल नेगेटिव फिगर ट्रीट करेंगे, नेगेटिव इन इशू कॉलम, नेगेटिव इन इशू कॉलम, और रेट क्या होगा एट ओरिजिनल परचेज रेट, ओरिजिनल परचेज रेट। ये मैं इंशाअल्लाह अपडेट करके आपसे आज शेयर करूंगा, ये नोट्स मैंने भी आपसे शेयर नहीं किए हुए। और अगेन बैलेंस कॉलम में आप कॉलम अपडेट करेंगे और एवरेज रेट नया डिटरमिन करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये दो टाइपोज हैं, इनको मैं ठीक करके आपसे शेयर कर लूंगा। सो रिप्लेसमेंट जो हमने प्रोडक्शन को इशू करने हैं या कस्टमर को इशू करने हैं वो क्या है, और सप्लायर को जो वापसी करनी है वो कैसे रिकॉर्ड करनी है, और सप्लायर से जो वापस आने हैं उसका तरीका वही ओरिजिनल परचेज रेट पे वापस आएगी और बैलेंस कॉलम आपका अपडेट हो जाएगा। रिप्लेसमेंट रिसीव फ्रॉम रिटर्न टू सप्लायर, बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव इन रिसीट कॉलम, माय मिस्टेक, नेगेटिव इन रिसीट कॉलम, नेगेटिव इन रिसीट कॉलम। हमने सप्लायर को वापसी हो रही है, सप्लायर से जब आया था तो रिसीट में पॉजिटिव था, सप्लायर को जब वापस जाएगा तो रिसीट में नेगेटिव होगा। जी, एनी क्वेश्चन? ये हमारे पास जो याद रखना है कि हर एडजस्टमेंट के बाद बैलेंस में बैलेंस कॉलम भी अपडेट होगा और एवरेज रेट भी आपका अपडेट होगा। इस केस में जब रिप्लेसमेंट इशू हो रही है, इशू करने से आपका रेट अपडेट नहीं होता। ठीक है, इसमें अपडेट नहीं होगा, लेकिन जो सप्लायर को जो वापसी जा रही है ये इशू नहीं है, ये सप्लायर को वापसी जा रही है और सप्लायर को वापसी उसकी रेट ओरिजिनल परचेज पर जाती है, इसलिए यहां पे आपको बैलेंस रेट आपको अपडेट, एवरेज रेट आपको अपडेट करना पड़ता है। ये इशू है, नॉर्मल इशू है, नॉर्मल इशू में रेट अपडेट नहीं होगा। ये नॉर्मल इशू नहीं है, ये सप्लायर की वापसी है, इसमें रेट अपडेट होगा, यहां पे भी रेट अपडेट होगा और इधर भी रेट आपका अपडेट होता है, क्योंकि ये आपके नए परचेज नए रेट पे आ रही होती है। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, हमारे पास जो स्टोर लेजर कार्ड के रेफरेंस से जो चैलेंजिंग एंट्रीज एग्जाम देता है जिसमें बच्चे फंसते हैं, वो मैंने समरी आपसे शेयर की। फिर स्टोर लेजर कार्ड से ही रिलेटेड एग्जामिनर हमें जनरल एंट्रीज भी मांगता है। जी बेटा, बेटा डिफेक्टिव यूनिट्स जब आपने रिसीव किए ना, तो वो पहले तो आपने आप उसको रिकॉर्ड करना होता है सिंपली एज रिटर्न, जो हमने डिस्कस कर लिया कि यहां पे इशू रिटर्न यहां पे रिकॉर्ड कर लिया। ये तो एक पार्ट हो गया, स्टोर लेजर कार्ड तो अपडेट हो गया। इसके बाद वैल्यूएशन पार्ट के रेफरेंस से हम इस पे बात जनरल एंट्रीज में इसको डिस्कस करने लगे हैं। हमें उसके बारे में फर्दर कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको हम जनरल एंट्रीज के रेफरेंस से डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसके रेफरेंस से भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमें कहा जाता है, जैसे आपके साथी ने कहा, डिफेक्टिव यूनिट्स वापस आए और आपने उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो जैसे सुन लीजिएगा, डिफेक्टिव यूनिट्स वापस आए, आपने उनको बेच दिया, या डिफेक्टिव यूनिट्स वापस आए, उनकी कॉस्ट तो 100 रुपया थी लेकिन उनकी वैल्यू है 20 रुपए पर यूनिट, अब या बेच दिया या 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपके पास पड़ी है। हर दो सूरतों में याद रखिएगा, स्टोर लेजर कार्ड ये तो 100 रुपए यूनिट वाली जो गुड यूनिट्स हैं उनका स्टोर लेजर कार्ड है। अगर डिफेक्टिव यूनिट्स की उसने में एनआरवी दे दी है तो हम स्टोर लेजर कार्ड से उनको कॉस्ट पे इशू करके निकाल देते हैं, यहां से हम इसको कॉस्ट पे इशू करके निकाल देते हैं, क्योंकि इसमें तो तमाम यूनिट्स गुड यूनिट्स रहते हैं। डिफेक्टिव यूनिट्स को हम अलग ट्रीट करते हैं, उनका अकाउंट अलग बनाते हैं। ठीक है, तो अगर डिफेक्टिव यूनिट्स हैं तो हम डिफेक्टिव यूनिट्स को यहां से इशू कर देते हैं।
अब हम इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज पे जरा डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर हमसे स्टोर लेजर कार्ड के साथ इस तरह की ट्रांजैक्शन और उनकी भी जनरल एंट्रीज भी मांगता है। तो डिफरेंट अकाउंटिंग एंट्रीज हम डिस्कस करते हैं जो हमें एग्जामिनर चैलेंज में देता है। एक एंट्री होती है, एग्जामिनर कहता है जी आपने फिजिकल काउंट की, उसमें शॉर्टेज निकली, फिजिकल काउंट की उसमें शॉर्टेज निकली, तो भाई शॉर्टेज को स्टोर लेजर कार्ड में एज रूटीन इशू दिखाया जाता है। हमने स्टोर लेजर कार्ड अपडेट करना है शॉर्टेज के लिए, और उसको हम एज रूटीन इशू दिखा के अपडेट करते हैं। जैसे नॉर्मल इशू रिकॉर्ड करते हैं ना, शॉर्टेज को भी वैसे रिकॉर्ड करेंगे स्टोर लेजर कार्ड में कि भाई शॉर्टेज है, इतने यूनिट्स निकाल दो, यहां से निकाल दिए। अब उनकी अकाउंटिंग एंट्री, अगर तो नॉर्मल इशू है तो नॉर्मल इशू की एंट्री क्या होती है? डेबिट वर्क इन प्रोसेस, क्रेडिट रॉ मटेरियल। लेकिन ये नॉर्मल इशू नहीं है, ये शॉर्टेज वाला इशू है। शॉर्टेज वाले इशू की एंट्री क्या होगी? डेबिट पीएनएल, क्रेडिट रॉ मटेरियल। ठीक है, स्टोर लेजर कार्ड में प्रोडक्शन को इशू भी इशू कॉलम में, स्टोर लेजर कार्ड में शॉर्टेज भी इशू कॉलम है। लेकिन अकाउंटिंग एंट्री, प्रोडक्शन को इशू डेबिट वर्क इन प्रोसेस, क्रेडिट रॉ मटेरियल, और शॉर्टेज वाला इशू डेबिट पीएनएल, क्रेडिट रॉ मटेरियल। ठीक है, तो हमने शॉर्टेज को कैसे रिकॉर्ड करना है। फिर हमें बताया जाता है, हमने फिजिकल काउंट किया, उसमें हमें कुछ ऑब्सोलीट या डैमेज इन्वेंट्री भी मिली, ऑब्सोलीट या डैमेज इन्वेंट्री मिली। अच्छा, इसकी पहले हम स्टोर लेजर कार्ड की बात भी कर लें। स्टोर लेजर कार्ड में अगेन दे विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल इशू, नॉर्मल इशू एट कॉस्ट, ख्याल कीजिएगा, नॉर्मल इशू एट कॉस्ट, फाइफो है या एफको है, जैसे भी है, स्टोर लेजर कार्ड से ये इशू हो जाएंगे। ऑब्सोलीट है या डैमेज है, स्टोर लेजर कार्ड से निकल जाएंगे। हम अज्यूम करते हैं कि हमें सिर्फ बताया गया, हमने देखा ये डैमेज यूनिट्स हैं, तो हमने कहा ये डैमेज यूनिट्स को निकाल लो, और यूजुअली हमें इसके साथ उसकी एनआरवी भी बताई जाएगी। इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? हम इस इन्वेंट्री को एक अलहदा अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, एसेट अकाउंट बनेगा ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का। ऑब्सोलीट या डैमेज इन्वेंट्री एनआरवी पे डेबिट करेंगे, ये हमारा इन्वेंट्री अकाउंट एसेट बन गया। रॉ मटेरियल से कॉस्ट पे हम इशू कर देंगे, और जो डिफरेंस है वो कहां जाएगा? कॉस्ट और एनआरवी का पीएनएल। ये ऑब्सोलीट या डैमेज इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग। हमें बताया जाता है जी फिजिकल काउंट किया, उसमें डैमेज इन्वेंट्री मिली जिसकी एनआरवी 2 रुपए पर यूनिट है, तो डैमेज इन्वेंट्री का अकाउंट बना के उसमें ट्रांसफर कर दो, ये डैमेज इन्वेंट्री का एसेट अकाउंट बन गया। रॉ मटेरियल से कॉस्ट पे इशू कर दिया, स्टोर लेजर कार्ड मैंने बताया ना, कॉस्ट पे इशू करना है, वहां से निकाल दिया, और जो डिफरेंस है वो डाल के आपने पीएनएल को चार्ज कर दिया। ये आपकी डैमेज ऑब्सोलीट की एंट्री आ गई। फिर हमें इसके अलावा बताया जाता है ओवरऑल कॉस्ट वर्सेस एनआरवी एनालिसिस कर रहे थे, भी कॉस्ट आपकी 100 रुपए है, एनआरवी आपकी 90 रुपए निकली है। इसका मतलब आपको अपने रॉ मटेरियल अकाउंट को अब 100 रुपए से 90 रुपए पे ले जाना है, 10 रुपए की एडजस्टमेंट डालनी है। तो एनआरवी लॉस की रिकॉर्डिंग होती है, डेबिट पीएनएल, क्रेडिट रॉ मटेरियल। हम अपने रॉ मटेरियल अकाउंट में इन्वेंट्री की वैल्यू अपडेट कर देते हैं। नॉर्मली रॉ मटेरियल अकाउंट, फिनिश गुड अकाउंट हमारा कॉस्ट पे मेंटेन किया जाता है। ईयर एंड पे हम कॉस्ट वर्सेस एनआरवी एनालिसिस करेंगे, फिनिश गुड्स का भी, रॉ मटेरियल का भी, और अगर हमारी फिनिश गुड्स की रॉ मटेरियल की एनआरवी कॉस्ट से कम है तो जो डिफरेंस है उसकी एडजस्टमेंट ये पास की जाती है। आई रिपीट, नॉर्मली हमारा रॉ मटेरियल अकाउंट भी, फिनिश अकाउंट भी कॉस्ट पे मेंटेन किया जाता है। इट इज ओनली एट द ईयर एंड जब कॉस्ट वर्सेस एनआरवी किया जाएगा, और अगर एनआरवी कॉस्ट से कम होगी तो ये एंट्री डाल दी जाएगी। लेकिन अगर कॉस्ट एनआरवी से कम है तो कोई एंट्री, क्योंकि अकाउंट्स तो ऑलरेडी कॉस्ट पे मेंटेन हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये हमारी एक एडजस्टमेंट ये आती है, एनआरवी एडजस्टमेंट हमारी इन्वेंट्री पे। ये है फिजिकल लॉस शॉर्टेज की एडजस्टमेंट, ये है डैमेज और ऑब्सोलीट इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट, और ये है हमारी एनआरवी लॉस की एडजस्टमेंट की एडजस्टमेंट जो हमें इन्वेंट्री में एग्जामिनर पूछता है। इनके स्टोर लेजर कार्ड भी हमसे बनवाता है और इनकी अकाउंटिंग एंट्री भी हमसे पूछता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो रिसेंट एग्जाम में आया उसमें ये अकाउंटिंग एंट्रीज और स्टोर लेजर कार्ड के रेफरेंस से ही सवाल हमसे पूछा गया था। मुझे लगता है उसने में एक इन्वेंट्री की मूवमेंट दी गई थी, उसमें कुछ रिकॉर्डिंग एरर्स थी, उसने कहा था इन एरर्स को दुरुस्त करके स्टोर लेजर कार्ड नया बनाओ, और ये जो एरर्स हैं, जो एडजस्टमेंट है, इनकी अकाउंटिंग एंट्री भी प्रपोज करो। तो वो लगभग कोई यही बातें थी जो मैंने डिस्कस की हैं, जो हमने पीछे अपने क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन में भी कवर की हुई है रेगुलर क्लास में, उनको हमने रिवीजन के लिए यहाँ पे दोबारा एक दफा अपने सामने देखा। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल इन्वेंट्री वैल्यूएशन के स्टोर लेजर कार्ड और अकाउंटिंग एंट्री से रिलेटेड, कोई और ट्रांजैक्शन आपके जहन में जिसके लिए आपको कोई मजीद एक्सप्लेनेशन या क्लैरिटी चाहिए हो?
अच्छा जी, एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रेफरेंस ये एक टिपिकल एक वर्किंग है जो हमने बहुत से सवालों में बनाई। ये वर्किंग यूजुअली हमें फिनिश गुड्स के रेफरेंस से और रॉ मटेरियल के रेफरेंस से भी कभी कभी हमें बनानी पड़ी। हमें अक्सर सवालों में बताया जाता है कि जी हमारे पास इन्वेंट्री जो है उसके अल्फ़ा के टोटल 5500 यूनिट्स हैं जिनमें से 5000 गुड है और इतने डैमेज हैं, और बीटा के टोटल इतने यूनिट्स हैं जिसमें इतने गुड इतने डैमेज। हमने जो बेसिक असूल सीखा हुआ है, मैं फिर बता दूं, ये वर्किंग हमने 3-4 सवालों में पास पेपर क्वेश्चन में इफ नॉट मोर हमने क्लास में डिस्कस की हुई। ये वर्किंग बार बार सवालों में एग्जामिनर टेस्ट करता है। पहला असूल हमने सीखा हुआ है कॉस्ट वर्सेस एनआरवी लगाने के लिए कि अगर आपकी किसी प्रोडक्ट के कुछ यूनिट्स गुड हैं कुछ यूनिट डैमेज हैं तो सबसे पहला काम होता है इनको अलग-अलग कर लो। गुड यूनिट्स को अलग करो, डैमेज को अलग करो। और कॉस्ट वर्सेस एनआरवी का असूल गुड पे अलग लगाना है, डैमेज पे अलग लगाना है। नॉर्मल कोर्स में डैमेज गुड्स हैं या गुड यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट बराबर रहती है, नॉर्मली इनकी कॉस्ट बराबर होती है। एनआरवी फर्क हो सकती है, तो दोनों की कॉस्ट आई, दोनों की एनआरवी आई। कॉस्ट वर्सेस एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, कॉस्ट वर्सेस एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, और जो लोअर रेट आया उसको यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसमें एक हमें जो चैलेंज एक आध क्वेश्चन में जैसे दिया गया, उसने मैं कहा था जो डैमेज और डिफेक्टिव यूनिट्स है ना फुली कंप्लीट नहीं है। उसने कहा जी इंस्पेक्शन 70% पे हो जाती है, 60% पे हो जाती है, तो भाई जब इंस्पेक्शन 60% पे हो गई है तो जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं फिर वो आपके फुल यूनिट्स नहीं है, उनकी कॉस्ट गुड यूनिट्स के बराबर, इनकी वैल्यू एज पार्शली कंप्लीट यूनिट्स की जाती है। जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में आपने सीखी भी है कि मटेरियल पूरा होगा, कन्वर्जन से 50 या 60% के साथ डलेगी, इनकी कॉस्ट फर्क होगी। एनआरवी भी इनकी कैलकुलेशन का तरीका में अलग से बताया जाएगा, तो ये चीज बेटा ख्याल रखनी है। हमें गुड और डिफेक्टिव यूनिट्स की कॉस्ट बराबर सिर्फ तब है जब डिफेक्टिव यूनिट्स इंस्पेक्शन प्रोसेस एंड पे हो रही है। अगर डिफेक्टिव यूनिट्स की इंस्पेक्शन प्रोसेस एंड से पहले है तो डिफेक्टिव यूनिट्स पे कॉस्ट फुल यूनिट्स के बराबर नहीं लगी हुई, तो इनकी कॉस्ट फर्क भी हो सकती है, कॉस्ट सेम भी हो सकती है। ये चीज हमने जहन में रखना है। तो ये एक टिपिकल वर्किंग है जो हमारे कई सवालों में हमने यूज की है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए कि भाई इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे मेजर की जाए, क्या इन्वेंट्री वैल्यू है जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमें दिखानी चाहिए। जी, एनी क्वेश्चन? इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर हमारा छोटा सा ही है और उसमें जो की एस्पेक्ट है मैंने कोशिश की कि मैं आपसे डिस्कस कर लूं। किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए भाई। बाकी मैंने अकाउंटिंग का फ्लो यहाँ पे जो हमने सीखा था इसको मैंने रिवाइज नहीं किया, बड़ी बेसिक सी फ्लो एंट्री सी, ये तो कॉस्ट फ्लो में बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री के रेफरेंस से और पीरियोडिक के रेफरेंस से भी हमने बहुत ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि पीरियोडिक एंट्री के रेफरेंस से भी हमने डिस्कशन कॉस्ट फ्लो के चैप्टर में वहाँ पे हमारे सामने आ जाएगी, अदरवाइज अकाउंटिंग में हम उस पर बात कर चुके हैं। जी, एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे के ध्यान में इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड कोई सवाल किया हो या अदरवाइज कोई किताब में कोई चीज पढ़ी हो उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो पूछिएगा बेटा। अच्छा जी, हमारी इस इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर पे डिस्कशन इतनी ही है। मैं आपको वो जो जैसे मैंने कहा स्लाइड मैं अपडेट करके भेज दूंगा। अगर मुझसे अगले 2-3 घंटे में स्लाइड नहीं मिलती तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में रिमाइंड करवा दीजिएगा। हो सकता है अगर मैं भूल जाऊँ, तो कभी सारी बात है मैं यहाँ से जाके जुम्मा पढ़ना है, जुम्मे के बाद ऑफिस जाते जाते जहन से ज़रा चीज़ें दाएँ बाएँ हो जाएंगी, तो मुझे याद करा दीजिएगा। मैं आपसे ये स्लाइड्स जो रिवीजन के लिए मैंने बनाई हुई हैं की पॉइंट के रेफरेंस से मैं आपसे इंशाअल्लाह शेयर कर लूँगा आज की तारीख में। और कल आप लोगों का टेस्ट है और इसके बाद हमारा जो अगला टेस्ट शेड्यूल है वो है मंडे ट्यूसडे के बाद वेंसडे को। वो वेंसडे को जो हमारा टेस्ट रहेगा वो कौन सा होगा? ओवरहेड्स में। ओवरहेड में चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, ओवरहेड का चैप्टर 2 हैं, वो दोनों हमारे अगले चैप्टर का सिलेबस है। तो इंशाअल्लाह मंडे ट्यूसडे में हम उनको रिवाइज करेंगे, उनकी की एडजस्टमेंट पे बात करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।